स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष ए बी और सी हैं की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम लोग लिख लिए। अब कहा जा रहा है कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाया जा रहा है तो जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, ए बी का जो मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं ई, बी सी का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं डी और ए सी का मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं एफ। और जब मिलाया गया डी ई एफ को तो एक त्रिभुज बना डी ई एफ। इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल हम लोग तब निकाल पाएंगे जब हम लोग को डी का निर्देशांक पता हो, एफ का निर्देशांक पता हो और ई का निर्देशांक पता हो। तो निर्देशांक पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जान रहे हैं कि ये जो डी है वो भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के पहले डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, ई जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा करके बिंदु ई का निर्देशांक निकाल लेंगे और उसी तरीके से बिंदु एफ का निर्देशांक निकाल लेंगे। और जब निर्देशांक निकल जाएगा तो त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जब निर्देशांक दिए गए हों, और फॉर्मूले की सहायता से हम लोग डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक निकाला गया है x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाले फॉर्मूले से। तो डी का निर्देशांक मिल गया है 3, 4। ऐसे ही ई का निर्देशांक निकाला गया तो मिला 3, 2। ऐसे ही बिंदु एफ का निर्देशांक निकाला गया तो मिल गया 2, 3। तो जब हमको डी ई और एफ का निर्देशांक मिल गया तो हम लोग त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के लिए x1, x2, x3 और y1, y2, y3 का मान लिख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग डी ई और एफ का जो निर्देशांक निकला है उसको लिख लीजिएगा, जिससे यहाँ पे x1, x2, x3 और y1, y2, y3 का मान लिखने में आसानी होगी। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो लगा देंगे फॉर्मूला और उसमें वैल्यू ये पुट कर देंगे। तो जब वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया तो मिल गया त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी सी और डी हैं। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज एक हम बना ले रहे हैं और ए बी सी डी का निर्देशांक हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर हमको इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो करेंगे क्या, विकर्ण ए सी को मिला देंगे। आप लोग चाहें तो बी डी को भी मिला सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो विकर्ण ए सी को मिलाने से क्या हुआ कि ये जो समांतर चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों में विभक्त हो गया, एक त्रिभुज ए डी सी और एक त्रिभुज ए बी सी। और हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, तो एक बार हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि तीनों का निर्देशांक हमको पता है, और एक बार हम लोग त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और दोनों क्षेत्रफल को निकाल के जैसे ही हम जोड़ेंगे हमको चतुर्भुज ए बी सी डी का, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए ए बी और सी ये दिया हुआ है, तो यहाँ ये हो गया x1 y1 का मान, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x3, y3। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिलेगा 21/2 वर्ग इकाई। अब ऐसे ही त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के लिए करेंगे, ए सी और डी का निर्देशांक हमको पता है तो उसकी सहायता से x1, x2, x3, y1, y2, y3 निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के लिए और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो आएगा 28 और ये 28 किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु R स्थित है तो सिद्ध कीजिए x + y = a + b। अगर इसको आप लोग पढ़ के देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बिंदु P और Q को जब हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसी पे बिंदु R भी स्थित है। मतलब कि P, Q और R एक ही रेखा पर स्थित हैं, या हम ये कह सकते हैं कि P, Q और R संरेख हैं। और जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो उसके लिए प्रतिबंध क्या होता है कि वो जिस त्रिभुज के शीर्ष होंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। तो त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिया है पी क्यू और आर संरेख हैं। तो अब देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। आप लोग जैसे आप लोग को बताया गया है पी का निर्देशांक लिखिएगा, क्यू और आर उसकी सहायता से x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिखिएगा और फॉर्मूला लिख के तब ये वाली लाइन लिखिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ देखिए मॉड हटाया गया तो इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पे यहाँ देखिए यहाँ पे जब इन दोनों में से y कॉमन लिया गया तो पॉजिटिव वाला अगर पहले लिखें तो मिलेगा b माइनस ए एक ब्रैकेट में, फिर इन दोनों में से जब x कॉमन लिया गया तो ब्रैकेट में बचा b माइनस ए, और यहाँ इस टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज दिए तो ये निगेटिव है, माइनस बी स्क्वायर है इधर, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर ये पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में निगेटिव हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दो ब्रैकेट में हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बी प्लस ए, एक ब्रैकेट में बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में b माइनस ए कॉमन है, तो जब b माइनस ए कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस एक्स। अब x प्लस वाई को इधर ही रहने देंगे, b माइनस ए का इधर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, x प्लस वाई बराबर b प्लस ए, और यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को कराया गया है क्वेश्चन नंबर 10, वही काम करना है। इसमें कुछ और काम बढ़ा दिया गया है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो करना है उसका हिंट हम दे दे रहे हैं, फिगर बना करके सॉल्व आप लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी हम लोग मान लिए हैं, ए बी और सी का निर्देशांक लिख लिए, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम लोग मिला करके बना क्या, डी ई एफ, एक त्रिभुज बना डी ई एफ। करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम करना है बिंदु डी ई और एफ का निर्देशांक निकालना है, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है। सेकंड पार्ट इसका क्या है, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालिएगा और त्रिभुज ए बी सी का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तीसरा काम ये करना है कि जब दोनों का क्षेत्रफल आप लोग निकाल लेंगे तो अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिएगा कैंसिल करने पे क्या अनुपात मिल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर इसका आया है डी ई एफ का क्षेत्रफल आया है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1 बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है 4, तो बटा यहाँ लिख देंगे 4, तो अनुपात हो जाएगा 1:4। तो ये आप लोग को 3 काम इसमें करना है, ये आप लोग स्वयं हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, इसके दो शीर्षों के निर्देशांक 2, 1 और 3, -2 है। तीसरा शीर्ष रेखा y बराबर x + 3 पर स्थित है, तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये मान लेते हैं शीर्ष ए है, ये मान लेते हैं शीर्ष बी है, और तीसरे शीर्ष के लिए सिर्फ इतना ही बताया गया है कि जो तीसरा शीर्ष है वो रेखा y बराबर x + 3 पर स्थित है, और हम लोग को तीसरा शीर्ष निकालना है। तो हम लोग तीसरे शीर्ष का निर्देशांक मान लेते हैं a, b, स्मॉल a, स्मॉल b। तो अब देखिए दिया है कि जो तीसरा शीर्ष है वो इस रेखा पर स्थित है, मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब जहाँ x है वहाँ a रखेंगे और जहाँ y है वहाँ b रखेंगे, तो हम लोग को एक समीकरण मिल जाएगा b बराबर a + 3। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के लिए हम लोग x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए मॉड में आ गया है 3a + b - 7 और = इधर क्या है 10। तो आप लोग को अभी बताए थे हम कि जब मॉड हटाते हैं तो ये वैल्यू एक बार पॉजिटिव के साथ लेते हैं इस पूरी वैल्यू को, और एक बार 10 निगेटिव हो जाएगा इसके साथ। तो देखिए इसके साथ जब हम लोग ये मॉड हटा रहे हैं तो हम लोग को एक बार मिलेगा 3a + b - 7 = 10, और एक बार मिलेगा 3a + b - 7 = -10। ये रूल होता है, ये आप लोग को बताया गया था। अब यहाँ से जब सॉल्व करें तो एक समीकरण मिल रहा है 3a + b बराबर 17, समीकरण 2 मान लेंगे इसको, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक समीकरण मिल रहा है 3a + b बराबर -3। ये हो गया समीकरण 3। तो अब एक काम करेंगे, जो समीकरण 1 हम लोग एक पीछे बनाए हुए हैं ये वाला, तो एक बार हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और एक बार हम लोग समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे।
तो एक बार जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो b की जगह हम लोग रख देंगे a+3 और सॉल्व करेंगे तो a का मान आएगा 7/2। अब समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे। समीकरण 3 में b का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो b का मान समीकरण 1 में है a+3, तो यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो a का मान आएगा -3/2। अब देखिए a का मान दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने निकाल लिया। तो अब हम लोग a का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग को दोनों ही कंडीशन के लिए b का मान मिल जाएगा 13/2 और 3/2। अब क्या करेंगे तो हम लोग को देखिए a का मान मिला 7/2 जिसके लिए b का मान हो गया 13/2 और जब a का मान मिला -3/2 तब b का मान मिल गया 3/2। यानी बिंदु C के निर्देशांक हम लोग माने थे a, b, तो बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे 7/2, 13/2 या -3/2, 3/2। यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। इसके आगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।